बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बहुत प्यारे दोस्त आगा साहब के पास मौजूद हैं। आगा साहब बतौर डीएफओ भखर जो है इस वक्त जॉब कर रहे हैं और इससे पहले इनकी सर्विसेज जो है बतौर जो है सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर छांगा मांगा है। तो बुनियादी तौर पे आगा साहब को आज जो जहमत देने का हमारा मकसद था कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में ताहाल इनोवेशंस के तौर पे इंट्रोड्यूस नहीं हो सकी, लेकिन उन दरख्तों की अक़साम में बहुत ज़्यादा पोटेंशल है। तो वन बाई वन उन दरख्तों को हम डिस्कस करते हैं आगा साहब से उनकी तफसीलात, क्योंकि तजर्बाती तौर पे आगा साहब ज़ाती तौर पे उन पे बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो आगा साहब से सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे सागवान के बारे में। सागवान की पैदावारी लागत, सागवान का पाकिस्तान के अंदर पोटेंशल, कहाँ उगाया जा सकता है, किस किस्म के माहौल और दर्ज हरारत में उगाया जा सकता है, और इसकी पैदावारी लागत, उगाने का खर्च, पौधों की अवेलेबिलिटी, अगर ख़ुद नस्सी तैयार करनी है उस पर तफसीली जो है आगा साहब से हम इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। आगा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो इसमें सागवान की सबसे पहले आप हमें बताएं कि पाकिस्तान के किन किन इलाकों में जो है सागवान एक अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सकता है, उगाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सागवान जो है ये बेसिकली बर्मा का दरख्त है। इसका बोटेनिकल नेम जो है टेक्टोना ग्रैंडस इसको कहते हैं, बर्मा टीक भी इसको कहते हैं और उर्दू में हम इसको सागवान कहते हैं। तो मैं आपके सवाल से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता चलूँ कि जो सागवान की लकड़ी है इंतहाई कीमती लकड़ी है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के फर्नीचर में काम आती है और एक दौर था कि जो बरसगीर पाक जब ब्रिटिश यहाँ मौजूद थे तो उस वक्त ये लकड़ी बर्मा से यहाँ लाई जाती थी। इस वक्त सागवान जो है वो पाकिस्तान में बहुत थोड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है और मैंने कोशिश की है कि सागवान पर कुछ रिसर्च की है कि इसको किस किस तरीके से उगाया जा सकता है और किन इलाकों में ये कामयाब है। तो जिस तरह आपका सवाल था कि ये किन इलाकों में ये कामयाब उगाया जा सकता है, तो इसमें ये है कि ये हर वो एरिया, हिली एरिया को छोड़कर जहाँ मॉडरेट मौसम होता है, ये वैसे तो ह्यूमिड जो हॉट ह्यूमिड एरिया का ये असल दरख्त है। हाँ, ये है कि इसको पहले 3 साल आपने कोहरे से बचाना है। अगर 3 साल आपकी इसकी केयर कर सकते हैं, कोहरे से बचा सकते हैं, तो इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, इतनी स्पीड में ये ग्रो करता है कि ये आपको इस वक्त जो सागवान हमारे पास मौजूद है ये को मैक्सिमम 20 साल में ये मैच्योर हो जाता है। और 20 साल में इसका जो एस्टिमेटेड यील्ड है वो कोई 23 CFT मिनिमम जो इसका है कि 23 CFT तक ये प्रोडक्शन आपको देता है। मार्केट में इसका इस वक्त आप इसका रेट देखें तो ये कोई 15 से 20 हज़ार रुपया पर CFT इसका रेट बनता है। तो इट मीन्स कि 20 साल में ये आपका 3 लाख से ज़्यादा का एक दरख्त बनता है। और उसमें दूसरा ये है कि आप लोगों को जितने भी एरियाज़ हैं जिसमें पंजाब के जितने प्लेन्स हैं ये सब में कामयाब है। सिर्फ ये कि जहाँ फरास्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ आपको इसकी हिफाजत की थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ सिंध के जो एरियाज़ हैं वहाँ ये कामयाब है, और इवन के जो बलूचिस्तान के वो एरिया जहाँ एग्रीकल्चर हो रही है, जहाँ आप ये देख लें कि जहाँ कीकर अगर नेचुरली आ रहा है तो वहाँ सागवान आपका कामयाब है। अकेशिया निलोटी का जो हमारा रवायती कीकर जी बिल्कुल, जहाँ क्योंकि वो अकेशिया निलोटी का ऐसा है कि जो फरास्ट एक हद तक बर्दाश्त करता है, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही। तो उन एरिया में ये कामयाब है ज़्यादा। सही। इसमें फिर इस हिसाब से आप इसमें जो ग्रो करना है इसका सीड जो है कब हासिल होता है और इसके सीड से बीज कब तैयार किया जा सकता है? जी, असल में इस वक्त तो जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सागवान की काश्त कर रहा है और प्राइवेट ज़मींदार भी इंडिया में करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का ये पहली दफ़ा इंट्रोडक्शन की है और मैंने कोशिश की है कि सागवान को यहाँ मुतारफ़ कराया जाए। तो मैंने पहले तजर्बाती बुनियादों पर सागवान को सीड से तैयार किया है और इसको जो सीड है इसका ये अप्रैल में तैयार हो जाता है। इसका सीड बहुत हार्ड होता है, इसको सोइंग से पहले ट्रीट करना पड़ता है। एक ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है वो आप अडॉप्ट कर लेते हैं। इनकी डॉर्मेंसी जब ब्रेक होती है तो ये बीज आपको ये जर्मिनेट कर जाते हैं। हाँ, एक बात ये है कि ये इसकी जर्मिनेशन रेशो कम है दूसरे सीड की निस्बत।
अगर 100 बीज आप लगाते हैं तो उसमें से अंदाजा कम से कम कितने बीज ये आपके तैयार हो जाते 30% आपकी जर्मिनेशन रेट होता है इसमें। हैं? यानी 100 में से 30 बीज जो है आपके 30 बीज कामयाब आपके हो निकलते जाते हैं। सही। तो इसके साथ अब ये है कि वो बीज जो आप बिजाई करते हैं कितने अरसे के बाद आपका प्लांटेबल साइज से मेरी मुराद ये है कि 18 इंच का पौधा, जी 18 से 24 इंच का पौधा जो प्लांटेबल, जिस फॉरेस्ट्री की लैंग्वेज में जिसको हम जी। प्लांटेबल कहते हैं, वो कितने अरसे में 18 से 24 इंच का पौधा आपका तैयार हो जाता है, और किस साइज की थैली में या गमले में या किस चीज़ में लगाना आप रिकमेंड करते जी। हैं? मैं इससे पहले एक चीज़ ऐड करता रहा हूँ सीड के हवाले से, फिर आपकी बात की तरफ आता हूँ कि जब आपने इसकी सीड की सोइंग कर देनी है तो ये 35 डेज से लेकर 50 डेज के दरमियान ये जर्मिनेट होता है। यानी मिनिमम 35 दिन तक ये जर्मिनेट नहीं होगा तो फिर ये परेशान नहीं होना कि बीज हमारा नहीं उग रहा। ये 35 दिन बाद उगना शुरू कर देता है और 50 दिन तक ये उगता रहता है। एक बात है। दूसरी बात है कि जब ये बीज उग आता है तो शुरू में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन ये अगर आपकी जर्मिनेशन हो गई तो ये 1 से 1.5 माह बाद ये आराम से 6 इंच हाइट गेन कर लेता है, और उसके बाद फिर ये इंतहाई तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देता है। तो जब आपने इसमें इसकी जर्मिनेशन हो गई तो आप उसके 4 से 5 माह बाद ये जो पौधा है ये आपको 6 इंच से लेकर 1 फीट तक ये आपको हाइट दे देता है। और फिर जब आपने इसको 1 फीट का हो गया, आपने इसको ज़मीन पर लगाना है तो उसके बाद इसकी ग्रोथ बहुत वाइग्रस होती है। और मैंने देखा है कि ये 1 साल में जब आपने 1 फीट का पौधा लगाया तो ये 1 साल में ये 3 से 4 फीट कर जाता है। और इस तरह जैसे जैसे ये इसका हाइट बढ़ती रहती है तो इसकी जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा रैपिड होती जाती है। इसमें आप ये बताएं कि जो नर्सरी है, नर्सरी में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको आप ओपन जगह पे रखते हैं, धूप में रखते हैं, कुछ साए में रखे जाते हैं, कुछ शेड के नीचे रखे जाते हैं। तो इसके पौधे जो नर्सरी लगाने में एहतियात है पौधे रखने की कि जी किस किस्म की लोकेशन में, कुछ ग्रीन हाउस में रखे जाते हैं, तो इसमें कोई ख़ास पार्टिकुलरली एहतियात? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है और ये बड़ी केयर करनी चाहिए कि जो सागवान का पौधा है, नर्सरी है, सबसे पहले कि सर्दियों में हर सूरत इसको शेड के नीचे रखें, चाहे वो ग्रीन हाउस है या जिस तरह का शेड आपको अवेलेबल है उसमें रखें। लेकिन गर्मियों में आपने इसको ओपन जगह पर रखना है क्योंकि इसको हॉट ह्यूमिड ही क्लाइमेट चाहिए। सर्दियों में इसको अगर ऊपर आप शापर लगा दें तो ये इसकी सेफ्टी के लिए और ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन गर्मियों में इसको आपने ऊपर रखना है। और इसकी मैक्सिमम जो प्रोपगेशन है जो इसकी वो है वो गर्मियों में होती है। तो ख़ास तौर पर इसको जब आपने फील्ड में लगाना है तो ये मैं रिकमेंड करता जरूर, तो ये आपने अगस्त के मौसम में लगाना है कि जब बारिशें हो रही होती हैं तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। हबस के मौसम में हबस के मौसम, जितना हबस ज़्यादा होगा, जितना हबस ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ये बढ़ोतरी करेगा। फिर सर्दियों में ये डॉर्मेंट हो जाता है। सही है। फिर आगे जो है ये दोबारा अपनी रीग्रोथ जो है, विजिबल जो रीग्रोथ है वो फरवरी मार्च से दोबारा शुरू कर देता है। और अगर किसी दोस्त का सागवान किसी ने लगाया है और फ्रास्ट की वजह से वो डैमेज भी हो गया है तो उससे परेशान नहीं होना, ये दोबारा ही स्प्राउट कर जाता है। ये ऊपर से इसकी टिप अगर डिस्टर्ब हो गई है, मर गई है, तो ये नीचे से दोबारा स्प्राउट कर देता है। सही है। इसमें एक चीज़ ये भी थोड़ा सा आप बता दें, क्योंकि इसकी हाइट जो है माशाल्लाह जो है वो 60 फीट तक चली जाती है, तो विंड प्रेशर्स भी हमारे जो इलाके हैं, जो मेरे माइंड सेट में जैसे आपने बताया है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप जीटी लाहौर से जीटी रोड की तरफ आ रहे हैं तो गुजरात जो आपकी जेनम रिज है वो बेस्ट इलाका है। फिर आपका लरकहार वाली जो रिज है उससे निचला इलाका जो है वो मुनासिब है। फिर इधर मियाँ वाली का जो रिज है, मूसा खैल वाली, उससे जो निचले इलाके हैं, तो मेरे माइंड सेट के मुताबिक जो चीज़ मैंने कंसीव की, आपके जो बताया गया आपने, तो उसमें ये निचले इलाके जितने भी हैं ये तकरीबन जो है इसके लिए बड़े फिजिबल और रीज़नेबल हैं इन पहाड़ी सिलसिलों से निचले इलाके में। अब इसमें पूछने की ये चीज़ है कि ये जो इन इलाकों में हवा का दबाव भी ज़्यादा होता है, तो हवा के दबाव से बचाने की एक तो पौधे से पौधे की स्पेसिंग शुरू में हमें क्या रखनी चाहिए, और दूसरा जो हवा से दबाव विंड ब्रेक, क्या ये हवा के दबाव से टूटता है या इसकी लकड़ में लचक आती है? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल दरख्त है क्योंकि इसकी वुड क्वालिटी ही शो करती है कि इंतहाई मजबूत लकड़ी होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मैक्सिमम होती है, ये हरगिज़ नहीं टूटता।
हाँ, ये है कि आपने इसको फिर जो मैं पहले बात की थी कि इसको आप उन एरिया में ना लगाएं जहाँ फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, उससे ये डैमेज हो सकता है। लेकिन एक दफ़ा जब पौधा ये बड़ा हो गया, ये आपका 4 से 5 साल तक हो गया, तो फिर इसको फ्रॉस्ट भी कुछ नहीं कहती। तो फ्रॉस्ट के लिए तो ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि आप उसके फ्रॉस्ट को बचाने के लिए तो फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट स्पीशीज़ के दरमियान में अगर इसको लगा दिया जाए तो वो हमारा बेहतरीन आइडियल है। या फ्रॉस्ट से बचाने के लिए और बहुत सारे एस्पेक्ट्स कंपोनेंट्स हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो फ्रॉस्ट से तो बचाया जा सकता है। सही। तो इसमें स्पेसिंग के बारे में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि शुरू में हमें पौधे से पौधा अगर हम लाइन में लगा रहे हैं तो कितने फासले पे हमें लगाना चाहिए? अगर हम कम्पैक्ट एक जंगल की सूरत में लगा रहे हैं तो कितने फासले पे हमें लगाना चाहिए? देखिए, इसमें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इंडिया है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट लेवल पर बड़े पैमाने पर ये सागवान लगा रहा है, तो वहाँ जो स्पेसिंग यूज़ हो रही है वो यही है कि वो 10 बाई 10 पर लगाते हैं। लाइन स्पेसिंग जी लाइन में जी। और जो कम्पैक्ट में है जो जंगल की सूरत में, जो जंगल की सूरत में हमें वो भी आप ऑलमोस्ट यही स्पेसिंग रखेंगे, 10 बाई 10। जी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आती है कि अगर हम लाइन में जाते हैं तो बिलमुम हमारे फार्मर्स और हमारे जो किसान लोग हैं उनके माइंड सेट में आता है कि हम खाले के किनारे पे लगा दें। अब उस एस्पेक्ट से इसको ओवर इरिगेशन, क्या हमें ओवर इरिगेशन को अवॉइड करना चाहिए या ओवर इरिगेशन इसके लिए ज़्यादा मुनासिब है? जैसे सफ़ेदे के बारे में है कि उसको जितना पानी देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, वो वाटरलॉग्ड स्पीशीज़ एक किस्म की है। इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कितनी है और इसके जो नीचे रूट स्ट्रक्चर है, क्या वो एक डीप स्ट्रेट रूट है या वो साइड पे जो है वो अपनी जो है असेस करती है, यानी कि वाटर इसको किस हिसाब से? अब चीड़ पाइन के बारे में ये है कि आप उसको तने में आपने पानी नहीं देना, इसके बारे में जो पानी देने की एहतियातें हैं वो क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने फरमाया, चीड़ के जो रूट सिस्टम है वो शैलो रूट सिस्टम होता है, वो डीप रूट सिस्टम नहीं होता। इसका आप देखें ना, जिस एरिया का ये दरख्त है जो बर्मा में हो रहा है, जो इंडिया के एरियाज़ हैं, असम वगैरह में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, वहाँ बारिशें मैक्सिमम होती हैं। तो जहाँ बारिशें मैक्सिमम होती है तो उसमें इसको पानी का कोई इशू नहीं है, पानी जितना ज़्यादा मिलेगा इसको उससे डिस्टर्बेंस नहीं होगी, बल्कि ग्रोथ इसकी ज़्यादा होगी। आप इसका पता देखें तो इस वक्त तो जो पाकिस्तान में दरख्त मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा चौड़ा पत्ता जो है वो सागवान का होता है, और जितना ज़्यादा पानी देंगे उतनी ज़्यादा ये बायोमास ये गेन करता है। तो सेकंड ये है कि इसका डीप रूट सिस्टम है, शैलो रूट सिस्टम नहीं है। अगर आपने इसको एक दफ़ा स्टेबल हो गया तो पानी कब भी मिला तो ये अपना पानी ले लेता है। खालों के किनारों पे लगाना मुनासिब बिल्कुल रिकमेंडेड है, खालों के किनारे में ये लगाया जा सकता है, जिसमें साथ अगर दूसरे दख्त भी आप ऐड करें तो उससे ये होगा कि शुरू में जब छोटा पौधा लगाएंगे तो इसको फरास से बचत हो जाएगी। आपने शुरू में जब ये खुद प्रैक्टिकल किया है, आपने सीड भी मंगवाया है, उसको खुद एक प्रैक्टिकली जो है, तो मैं ये इसमें कोई मुबालगा राय नहीं होगी अगर कहूँगा कि आप हमारे वो दोस्त हैं, वो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं आगा साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में और पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लाइफ में और पाकिस्तान की भी शायद जो है ये पहले जो है ना फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सागवान को प्रैक्टिकली खुद ग्रो किया है। और मार्केट में कोई भी दोस्त मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है जिसको खुद प्रैक्टिकली जो है सागवान ग्रो करने का तजर्बा हो। तो अगर भाई इसमें जो चीज़ है कि आप जो आपने लगाए हैं वो आपने किस साल में लगाए हैं, कहाँ पे वो पौधे लगाए हैं जब आपने ये तजर्बात शुरू किए थे, और मौजूदा उन पौधों की सूरत हाल जो है ये कैंडी हमें एग्जैक्ट बता देंगे कि जी ये पौधा फलां जगह पे लगा है, फलां ईयर्स में लगा है, और अब उसकी प्रेजेंट कंडीशन जो है आपके पास उसके बारे में क्या डिटेल है? देखिए, सागवान को जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि इसकी क्वालिटी ऑफ वुड बहुत ज़बरदस्त है, बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड, और सेकंड ये है कि इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से ये ग्रो करता है, वाइग्रस ग्रोथ है। तो मैंने सबसे पहले छांगा मांगा में ही इसका एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, तो सीड से मैंने पौधे उगाए थे और उसके बाद इसको वहीं जंगल में ही पौधे लगाए थे, और उसको मैंने कंपैरिजन किया था इवन के सफ़ेदे के साथ, अर्जन के साथ, और उसके मैंने देखा कि ये जो 14 माह के बाद मैंने कुछ चेक किया तो इसकी जो हाइट थी आफ्टर 14 मंथ ये कोई 10 से 12 फीट हो चुकी थी, और जबकि दूसरे पौधे थे वो उससे 2 से 2.5 फीट कम नीचे थे।
तो इसी से ये पता चलता है कि इसकी जो ग्रोथ है ये सबसे ज़्यादा है। जब ग्रोथ इसकी ज़्यादा होगी तो उसके बाद यकीनन जब ये मैच्योर होता है तो ये बहुत ज़्यादा अपना वज़न भी अपना बढ़ाता है। इसकी जो हाइट और गर्थ रेशियो है वो भी काइंडली एक्सप्लेन कर दें। यानी इसकी बुलंदी जो है शुरू में क्या ये बुलंदी लेता है या शुरू में मोटाई, क्योंकि हमारे फार्मर्स होते हैं वो जी हमारा दरख्त तो मोटे ही नहीं हो रहा, वो डिसर्ट हो जाते हैं। तो इस रेशियो पे भी ये किस उम्र तक जो है अपनी हाइट को ज़्यादा लेता है और किस उम्र में जाके ये अपनी लपेट को बढ़ाता है? देखिए ये बेसिक के तो ये इसकी हमने अपेरेंटली सब लोग ये देखते हैं कि ये कितनी हाइट का पौधा हो चुका है। लपेट की गर्थ की तरफ तवज्जो बहुत कम होती है, लेकिन ये बैलेंस ही रखता है कि जितनी स्पीड इसकी हाइट होती है उसके साथ साथ ये नेचुरल फिनोमेना है कि वो अपनी जो ग्रोथ है, ट्रंक है, उसको भी वो मेंटेन रखता है, ताकि जब ट्रंक मजबूत होगा तो उसी से ही न्यूट्रिशन ऊपर जाने हैं और सारे पत्ते जो हैं सबको खाद और सारी जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो होना है। तो ये इसकी अगर हम कंपेयर करें दूसरे इवन के सफ़ेदे के साथ करें या बाकियों के साथ करें तो ये उनसे ज़्यादा जो है ना ये मोटाई पकड़ता है। कौन सी ऐसी ज़मीन है सॉइल क्वालिटी, सैंडी भी है, चिकनी भी है, बहुत सारी हमारे पास रॉक्स स्टोनी भी है, मुख्तलिफ साइट्स हैं हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, मोस्ट रिकमेंडेड और प्रेफरेबल किस किस्म की मिट्टी होनी चाहिए जिसमें ये बहुत ज़्यादा खुश होता है? ये मेरा ज़मीन सबसे ज़्यादा बेहतर है, जिसमें मैक्सिमम जो है ना ये पानी की जो पोरसिटी बेहतर हो, पानी खड़ा ना हो जहाँ, और वो ज़मीन इसके लिए पोरस साइल जो है वो ज़्यादा बेहतर पोरस साइल ज़्यादा, लेकिन विद न्यूट्रिएंट्स। इसकी जो नंबर ऑफ इरिगेशंस आपने माशाल्लाह जो एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस किया है उसमें नंबर ऑफ इरिगेशंस का थोड़ा सा आप जो है ब्रीफ कर दें कि आपने शुरू में कितने पानी दिए थे और बाद में किस किस तरतीब से आपने उसके पानी बढ़ाए हैं या कम किए हैं? इसको जिस तरह आम पौधों को हम पानी देते हैं, कोई इसको स्पेशल कोई एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर आपको मिसाल दूं कि ये जिन एरिया में असम में, इंडिया में या बर्मा में काश्त किया जाता है तो वहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, अदरवाइज़ उसको जो सेकंड सोर्स ऑफ वाटर है वो नहीं दिया जाता, सिर्फ बारिशों से ही ये काम चल जाता है। जहाँ हमारे यहाँ बारिशें कम होती है तो इसको नॉर्मली अगर वंस अ वीक आप पानी दें तो मेरे ख्याल में ये सफिशेंट है। वंस इन अ वीक स्टार्ट में आप शुरू करते हैं तो इसको अब हर तीसरे दिन पानी देना चाहिए। हर तीसरे दिन कितने अरसे तक? 6 माह तक, 9 माह तक, साल तक? ये आपको हाँ ये है कि जब आपको पानी जब तक आप फील्ड में इसको शिफ्ट नहीं करते तो उसमें तीसरे से थोड़ा थोड़ा पानी इसको कम करते जाएंगे। शुरू में आप हर तीसरे दिन पानी देंगे, फिर वंस अ वीक देंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसको मॉइस्चर देकर इसको आप कम करते जाएंगे। उसका वतर देख के आपने पानी उसको वतर देकर कम पानी। और इसमें दो मोड ऑफ इरिगेशन है। एक इरिगेशन का मोड ये है कि हमने डायरेक्ट जो है पिट को पानी दिया है जिस तरह हम अपने बाकी पौधों को देते हैं। दूसरा मोड ऑफ इरिगेशन ये है कि अगर हम इसके साथ जो है रेन गन सिस्टम यानी कि शावर का सिस्टम करते हैं तो ज़्यादा खुश ये किस में रहेगा? सर ये बेसिकली रेन गन्स हम अगर नर्सरी लगाते हैं उसकी हद तक तो ये कामयाब है कि नर्सरी में आप रेन गन से देखें कि उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जो एज़ पर रिक्वायरमेंट होती है वो उसके लिए सफिशेंट है। लेकिन आप इसको अगर फील्ड में लगाते हैं तो शायद रेन गन यहाँ हमारे यहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी। इससे बेहतर ये है कि आप फ्लड वाटर करें, लेकिन कोशिश ये करें कि इसके तने के साथ मिट्टी लगा लें और तने के से थोड़ा हट के कम से कम 2-2 फीट साइड पर होकर वहाँ इसको नाली बनाकर वहाँ पानी दें। बिल्कुल तने के साथ देंगे तो वो फिर फंगस भी लग जाती है और जैसे कि आपको पता है कि जो पानी की और जो न्यूट्रिशन की रूट्स होती हैं जो ज़मीन से जो न्यूट्रिशन लेती हैं या पानी लेती हैं वो तने के साथ नहीं होती बल्कि तने से दूर होती है और उनकी डायरेक्शन भी दूर होती है, वहीं से इर्द गिर्द से वो जो कलेक्ट करके पानी और न्यूट्रिशन वो पहुँचाती है। हमारा सागवान अभी तक इंट्रोड्यूस ना होना या हमारे फार्मर्स को सागवान के बारे में जो है कामयाबी का हासिल ना होना, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे काश्तकार जो है सागवान में कामयाबी हासिल नहीं कर सके? क्या वो मार्केट में पौधों की अदम दस्तयाबी है, मार्केट में पौधों की कीमत का मसला है, या कौन से ऐसे फैक्टर आपके जहन में हैं कि काश्तकार कामयाबी के साथ जो है सागवान की तरफ नहीं आ सके, या जिन्होंने लगाए भी हैं तो उन्होंने कौन सी ऐसी मिस्टेक कर बैठे हैं जिनकी वजह से उनके पौधे नाकाम हो गए हैं? जी इसमें सबसे बड़ी बात पहली बात ये है कि क्योंकि ये नेचुरली हमारे पाकिस्तान में नहीं उगता इसलिए कोई ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता।
नहीं हो सका अब तक। जिन एरिया में ये नेचुरली उगता है तो वहाँ इनको सपोर्ट करके इनको खुद मैनेज करके उगाया जाता है। डिपार्टमेंट भी उगाते हैं, ज़मींदार भी उगाता है, क्योंकि मैक्सिमम ये प्रॉफिट देता है। और दूसरा इसमें ये है कि हमारे यहाँ अभी वो कोई नई जो हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड स्पीशीज़ है, वो लाई नहीं गई बाहर से। हमारे यहाँ जो इस वक्त जो हमारी क्लाइमेट के मुताबिक जो दरख्त चल रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उनको इंट्रोड्यूस करा रहा है, क्योंकि ये एक इनोवेशन है सागवान को लेकर आना। कोई शक नहीं, लकड़ी इसकी बहुत कीमती है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये थोड़ी सी मेहनत तलब काम है। एक दफ़ा जो बंदा इससे गो थ्रू हो जाता है फिर उसके लिए ये आसान हो जाता है। तो इसलिए बेहतर तो यही होना चाहिए कि नई नई स्पीशीज़ हमें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। कि हमारे यहाँ बेसिकली प्लेन जितने भी इसमें किकर, शीशम, सफ़ेदा, आलमोस्ट यही 2-3 किस्में ही इस वक्त चल रही हैं। जबकि ये जो सागवान है, इस तरह की कुछ और चीज़ें हैं जिनमें जो कीमती लकड़ी है, ये अभी तक बहुत ज़्यादा यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं करेगी। उसकी मेन रीज़न ये है कि जहाँ ना इसका सीड अवेलेबल है, ना इनकी कोई अच्छी नर्सरी अवेलेबल है, और सबसे यही बात है कि जो सक्सेस है इसकी जर्मिनेशन की, ये मेहनत तलब काम है। और इसके लिए अवेयरनेस, इसके लिए लोगों को बताना, नॉलेज, ये चीज़ें ज़रूरी है। अगर साहब, अगर कोई दोस्त इसमें आना चाहता है, सागवान लगाना चाहता है, तो जो किस्म इस वक्त सागवान की अवेलेबल है, उसके पौधे जो है वो क्या पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, और कितना प्लांटिंग स्टॉक रेडीली अवेलेबल है कि अगर वो फरवरी में, बल्कि आपने फरमाया था कि अगस्त में जो है लगाना ज़्यादा मुनासिब है। वो अगस्त का सीज़न तो हम गुजार चुके हैं, अगला सीज़न हमारा जनवरी फरवरी में आएगा प्लांटिंग का। तो प्लांटिंग में अगर कोई दोस्त जो है इस प्रोजेक्ट में आना चाहता है, या कोई लगाना चाहता है, या कोई पौधों को रिजर्व कराना चाहता है, बुकिंग कराना चाहता है, तो क्या इस बारे में कोई आप हमें डेटा दे सकते हैं कि जी इतने पौधे जो है वो आपको, तो खैर प्रैक्टिकली आपने भी किए, इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो आपके नॉलेज में होगा कि कितने पौधे रेडीली अवेलेबल हैं, मिल सकते हैं हाजिर मौका, और अगर कोई बुकिंग कराता है तो बुकिंग के कितने अरसे के बाद प्लांटिंग स्टॉक जो है वो अवेलेबल हो सकता है। देखिए सर, मेरा तो एक ये शौक़ था कि नई नई जो स्पीशीज़ हैं वो इंट्रोड्यूस कराई जाएँ हमारे लोगों में, हमारे एरिया में। तो मेरी ही मोटिवेशन पर चंद दोस्तों ने कोशिश की थी और उन्होंने ये सागवान उगाया भी है, जिसमें थोड़ी सी मेरी असिस्टेंस ज़रूर रही है उनकी मशावरत की हद तक। तो ये अगर आपको जो कमिंग सीज़न है उसके लिए मेरे ख़्याल में कम से कम आपको 5 से 10 हज़ार पौधा अवेलेबल हो सकता है। 5 से 10 हज़ार पौधे जो है फरवरी में प्लांटेबल वो अवेलेबल है। ठीक हो गया। और अगर फ़र्ज़ करो कोई जो है 10 हज़ार से ऊपर डिमांड आ जाती है हमारे पास, हमारी फार्मर कम्युनिटी कहती है कि जी ठीक है, वी आर विलिंग टू प्लांट, तो उसमें कितने अरसे के बाद हम उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पौधे दे सकते हैं प्लांटेबल साइज के? क्योंकि अभी जो लोग कोशिश कर रहे हैं इसको उगाने की, कि उसमें यही इशू यही है कि ये एक नया पौधा है तो इसकी मार्केटिंग का इशू है। तो इसलिए लोग रिस्क नहीं लेते कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये इसको उगाया जाए, इस पर एफर्ट की जाए। हाँ, अगर कोई इस तरह की कोई पार्टी इंटरेस्ट शो करती है तो उनको कहा जा सकता है कि इतना टारगेट आपको दे सकते हैं और इसको इस हिसाब से इतनी क्वांटिटी तैयार करके दें। कितने अरसे में वो क्वांटिटी तैयार हो जाएगी? फ़र्ज़ करो आज हम कोई ऐसी पार्टी आपके जहन में हो जिसको आज हम पेमेंट दे देते हैं, अमाउंट तय हो जाती है, वो अमाउंट का जो है हमें एडवांस दे देते हैं, तो प्लांटिंग स्टॉक हम उनको कितने अरसे बाद दे सकेंगे? सेफ साइड मेरे ख्याल में कि ये 6 से 8 माह लग जाएंगे इसको, अगर वो ऑर्डर पर पौधे तैयार आफ्टर 9 years। चलो, थैंक यू वेरी मच। इसमें हम भी एफर्ट्स करते हैं इस स्पीशी को इंट्रोड्यूस कराने का। आगा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आगा साहब को जज़ाए खैर दे। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह आगा साहब के साथ अगली वीडियो में।